हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आईसीएससी फिजिक्स का पहला चैप्टर जो होगा फोर्स। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो फोर्स का डेफिनेशन लिखने से पहले हम ये समझते हैं कि ये फोर्स होता क्या है, ये फोर्स कर क्या सकता है। ठीक है, तो जो हम लोग का पहला होगा वो होगा इट कैन चेंज और it can move a stationary object। स्टेशनरी का मतलब होता है, अगर तुमको स्टेशनरी का मतलब नहीं पता है तो जो स्टेशनरी वर्ड का मतलब होता है वो होता है रेस्ट। किस में है? रेस्ट में है। ठीक है, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, जैसे कि अगर मैं रेस्ट में हूँ, अगर इधर से मुझको कोई धक्का दे रहा है तो मैं क्या करूँगा? इस तरफ मूव करूँगा। अगर कोई इधर से धक्का दे रहा है तो मैं इस तरफ मूव करूँगा। मतलब कोई फोर्स, अगर कोई स्टेशनरी बॉडी होगा तो उसको धक्का देके या उसको पुल करके क्या कर सकता है? मूव कर सकता है। ठीक है, वही अगर मैं सेकेंड पॉइंट लिखूँ जो होगा इट कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब फोर्स क्या कर सकता है? कोई मूविंग ऑब्जेक्ट को, जैसे कि कोई बॉल आ रहा है मेरे तरफ, कोई बॉल आ रहा है, फुटबॉल आ रहा है, जो भी चीज़ हो ऐसे उड़ के आ रहा है, तो मैं ऐसे हाथ लगा के उसको रोक सकता हूँ ना। हाथ लगा के या कोई कपड़ा लगा के किसी न किसी तरह से मैं फोर्स लगा के उसको रोक सकता हूँ। तो वो फोर्स जो मैं अप्लाई कर रहा हूँ किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए, उसे बोलते हैं फोर्स। मतलब वो फोर्स का काम होता है। थर्ड वो क्या कर सकता है? फोर्स क्या कर सकता है? इट कैन चेंज शेप एंड साइज ऑफ मूविंग साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे बैलून फुलाए होगे, जैसे कि बैलून फुलाने से आगे क्या करते हो? पहले ऐसे करके स्ट्रेच करते हो ना उसको, कि अच्छे से वो स्ट्रेच हो जाए, उसके बाद फुलाएंगे। तो जब तुम ये स्ट्रेच करते हो तो उस टाइम क्या होता है? वो साइज चेंज होता है। उसका साइज इतना छोटा होता है, तुम उसको स्ट्रेच करके इतना बड़ा कर देते हो, मतलब उसका साइज क्या हो रहा है? लंबा हो रहा है। साइज छोटा था, बड़ा हो गया, मतलब साइज चेंज हो रहा है। वही जब तुम फुलाते हो बैलून को, ऐसे फुला लिए, जब फूल गया उसको बांध लेते हो तो चारों तरफ से पिचकता है कि नहीं? ऐसे करके पिचकते हो, ऐसे करके पिचकते हो, तो वो क्या होता है? वो छोटा होने लगता है। जब तुम ऐसे करके ऐसे पिचकते हो तो उसका साइज चेंज हो जाता है, उसका शेप चेंज हो जाता है, तो वो डिफॉर्म करेगा। तो वो है वो इट कैन चेंज शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब जो फोर्थ पॉइंट होगा अगर मैं उसको लिखूं तो वो होगा इट कैन चेंज the direction of moving body or object। ठीक है, वो कोई भी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज कर सकता है। जैसे कि साउथ इंडियन मूवी में देखे होगे, हीरो ऐसे करके खड़ा रहेगा, उधर से विलन दौड़ते दौड़ते आएगा। अब जब विलन हीरो का पास में आ जाएगा, इतना पास में, हीरो क्या करेगा? बस ऐसे करके ठाम से करके मार देगा उसको, तो हीरो क्या हो जाएगा? वो जो विलन होगा वो उड़ के कहीं दूर जाके एकदम दिल्ली में जाके गिरेगा, है कि नहीं? मतलब जब हीरो बस ऐसे करके मारता है तो उसका पूरा का पूरा थोपड़ा डायरेक्शन सब चेंज हो जाता है। वो आता है, वो विलन आता है हीरो की तरफ, पर जब हीरो जब एक थप्पड़ मार देता है वो जाके कहीं और जाके चिपक जाएगा। तो वो है कि इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हमने ये 4 पॉइंट को मिला के, फोर्स का जो डेफिनेशन होता है ये 4 पॉइंट को मिला के ही बना जाता है। तो ये 4 पॉइंट को मिला के एक डेफिनेशन बना देंगे जो होगा फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट दैट हैज टेंडेंसी टू चेंज state of
रेस्ट और मोशन of a body or object and can change shape, size and direction of moving body or you can say object. चलो ऑब्जेक्ट लिख लेते हैं. ठीक है, तो ये क्या है? फोर्स एक एक्सटर्नल एजेंट है. फोर्स क्या है? एक एक्सटर्नल एजेंट है दैट हैज टेंडेंसी, जिसके पास क्या है? क्षमता है कोई भी एक बॉडी का स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन चेंज करने में, या कोई बॉडी का स्टेट ऑफ रेस्ट मतलब वो रेस्ट में हो तो मोशन में हो तो रेस्ट में कर सकता है ऑफ अ ऑब्जेक्ट एंड कैन चेंज शेप, साइज एंड डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो फोर्स हो गया. तो फोर्स और आगे बढ़ने से पहले हम लोग इसका फॉर्मूला कर लेते हैं. तो जो फॉर्मूला होगा फोर्स का वो होगा मास इनटू एक्सेलरेशन, मतलब मा. फोर्स क्या हो जाएगा? मा. अब कोई बोलेंगे सर अगर फोर्स मा है तो पापा कौन होगा? अरे भाई पापा भी तुम जानते हो. पापा कौन होगा? पापा जैक होगा. जैक भैया पहचानते होगे ना जैक को? अरे नहीं पहचानते? अरे ऑगी एंड द कॉकरोचेस देखा होगा ना, जिसमें जैक बोलता है मैं पापा हूँ, पापा इस दुनिया का पापा, तोड़ दूंगा फोड़ दूंगा. तो ठीक है, टॉपिक में आते हैं. जो फोर्स है वो मा है, मतलब एम का मतलब होता है मास और ए का मतलब होता है एक्सेलरेशन. और जो एक्सेलरेशन होता है उसे अगर मैं उसका डेफिनेशन लिखूं या उसको समझाने के लिए लिखूं, वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन यूनिट और पर यूनिट टाइम. पर यूनिट ठीक है, मतलब कितना वेलोसिटी चेंज हो रहा है पर यूनिट टाइम में या एक सेकेंड में, मतलब कितना तुम्हारा स्पीड चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है यूनिट टाइम में, मतलब एक सेकेंड लो या एक आवर लो, क्योंकि स्पीड 2 यूनिट में लिखा जाता है, किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकेंड. मतलब वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में या मीटर पर सेकेंड में लिखा जाता है. तो वो यूनिट जो होगा, यूनिट टाइम 1 आवर भी हो सकता है और 1 सेकेंड भी हो सकता है. जैसे कि मान लो तुम यहाँ थे पॉइंट ए में. ठीक है, ए में तुम्हारा जो वेलोसिटी था मान लो वो था 10 मीटर पर सेकेंड, और तुम ए से गए बी में, पॉइंट बी में गए. ठीक है, पॉइंट बी में तुम्हारा वेलोसिटी हो गया 30 मीटर पर सेकेंड, और मान लो इसमें टाइम लगा तुम्हारा 1 सेकेंड. कितना लगा टाइम? 1 सेकेंड. तो तुम्हारा एक्सेलरेशन कितना होगा? इसमें तुम्हारा कितना वेलोसिटी चेंज हुआ? अरे दिख रहा है ना, यहाँ 30 है और यहाँ पर 10 है, तो कितना एक्सेलरेशन हुआ, मतलब कितना चेंज ऑफ वेलोसिटी हुआ? 20 हुआ कि नहीं? 20 हुआ. और इसका यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो इतना होता है एक्सेलरेशन, मतलब तुम्हारा कितना वेलोसिटी चेंज हुआ इन यूनिट टाइम. ठीक है, तो इसे बोलते हैं एक्सेलरेशन. और जो मैंने यहाँ पर लिखा है ये क्या है? इसे अगर तुम लिखो तो इसे हम इफेक्ट ऑफ फोर्स भी बोलते हैं. इफेक्ट ऑफ फोर्स मतलब फोर्स क्या क्या कर सकता है. फोर्स कोई मूविंग बॉडी का, मतलब कोई मूव कर सकता है स्टेशनरी बॉडी को, या स्टॉप कर सकता है कोई मूविंग बॉडी को, या इट कैन चेंज शेप, साइज एंड डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बॉडी. ठीक है, तो ये उसका इफेक्ट होता है. ठीक है, तो अगर आगे बढ़े तो फोर्स क्या टाइप का क्वांटिटी है? फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी. फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी. तो फोर्स क्या है? फोर्स इज अ वेक्टर
क्वांटिटी। फोर्स क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। सर चलो आपने बोल दिया कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, सर ये वेक्टर क्वांटिटी होता क्या है? थोड़ा सा धुंधला धुंधला सा याद आ रहा है सर, थोड़ा क्लियर कर दीजिए सर ये धुंधलापन को। चलो कर ही लेते हैं। देखो वेक्टर क्वांटिटी क्लियर करने से पहले ये जान लेते हैं कि कितना टाइप का क्वांटिटी होता है। 2 टाइप का क्वांटिटी होता है, जो को क्या होता है उसका नाम सुने होगे ना, एक होता है वेक्टर और एक होता है स्केलर। ठीक है, एक होता है वेक्टर और एक होता है स्केलर। ठीक है, अब वेक्टर क्वांटिटी मतलब क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी मतलब ये होता है जिसके पास दोनों हो, मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। ठीक, एक बार लिख लेते हैं पहले कि quantity which has both magnitude and direction। ठीक है, और स्केलर में क्या होता है? quantity which has only magnitude but no direction। ठीक है सर, आपने डेफिनेशन तो लिखा दिया, थोड़ा समझा भी लीजिए। अब देखो, तुमको ये समझने से पहले तुमको ये जानना पड़ेगा ये मैग्नीट्यूड का मतलब होता क्या है। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है अमाउंट, कि कितना। अमाउंट का स्पेलिंग रॉन्ग हो गया। अमाउंट कि कितना। जैसे कि मान लो कि फोर्स क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे कि यहाँ पर मैंने बोला कि फोर्स क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर मैं एग्जांपल दूं तो पहला एग्जांपल दूंगा फोर्स, कि फोर्स एक क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। सर कैसे, थोड़ा बता दीजिए, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। तो चलो, जैसे कि मान लो ये एक बॉक्स है। क्या है? एक बॉक्स है और तुम लगा रहे हो यहाँ पर दम। ठीक है, आलू का दम, तुम यहाँ लगा रहे हो दम, अपना फोर्स यहाँ पर फोर्स एक्सर्ट करो तो इसको मूव कराने के लिए। अब ये मूव किस तरफ होगा? अगर मैं बोलूं कि ऐसा बोलूं कि फोर्स मैंने लगाया और बॉडी मूव हुआ, तो इसका कुछ सेंस बना? नहीं बना। अब तुम बोलोगे किधर मूव किया, क्योंकि मैंने तो बोल दिया कि मैंने फोर्स किया, मैंने एक बॉक्स को फोर्स लगाया, वो मूव हो गया। अब तुम बोलोगे किधर मूव हुआ, ये भी तो डाउट आएगा ना कि किधर मूव हुआ। तो वो होता है डायरेक्शन, किधर मूव होगा? टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। जैसे कि अगर मैं फोर्स लगा रहा हूँ इधर, तो बॉडी हमेशा टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स में मूव करेगा, तो मूव इधर होगा। और मैं एग्जांपल देता हूँ सेंस वाला, कि मान लो एक टेबल है, स्कूल का टेबल है। अभी तो स्कूल भी खुल गया होगा तुम लोग का, एकदम नया नया क्लास होगा, नया नया जोश होगा पढ़ने के लिए। तो मान लो तुम्हारा दोस्त बीच में बैठा है, अब तुमको यहाँ पर बैठना है। ये तुम्हारा दोस्त है, दोस्त, और ये तुम। ठीक है, और तुम आए और यहाँ पर बोले, जैसे कि तुम गए, थोड़ा सा मुस्कुराए, दोस्त भी मुस्कुराए, और तुम बोले भाई जरा सा 2 सेंटीमीटर खिसक। तुमने बोला भाई जरा सा 2 सेंटीमीटर खिसक। अब वो बोला किधर, किधर, ये बोलेगा किधर। तो तुम बोलो थोड़ा सा लेफ्ट के तरफ, थोड़ा सा इधर लेफ्ट के तरफ। लेफ्ट किधर होगा? इधर होगा ना। तुम देख रहे हो तो तुम्हारा लेफ्ट इधर होगा, तो अभी के लिए इधर लेते, लेफ्ट इधर। ये बोला लेफ्ट, किधर?
लेफ्ट की तरफ, तब ये सेंस बनाएगा। तुमने बोला चलो भाई थोड़ा सा 2 सेंटीमीटर खिसक जाओ, तो वो बोलेगा किधर, क्योंकि वो पहला जब तुम बोला कि बस 2 सेंटीमीटर खिसक जाओ तो सेंस नहीं बनाया। तो यहाँ तुमको डायरेक्शन बोलना पड़ेगा, क्योंकि तुमको सेंस बनाना है। 2 सेंटीमीटर खिसको थोड़ा लेफ्ट की तरफ, तब वो जाएगा लेफ्ट की तरफ, इस तरफ, तब सेंस बनाएगा वो। तो जब दोनों चीज़ कोई सेंस बनाने के लिए जब तुमको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बोलना पड़े, वो क्वांटिटी को बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। जैसे कि अगर मैं फोर्स बोलूँ, मैं बोलूँ मैंने फोर्स लगाया, किधर लगाया, नॉर्थ की तरफ, साउथ की तरफ, किस तरफ, वो बोलना पड़ेगा ना कि मैं, तभी तो सेंस बनाएगा। मैंने फोर्स लगाया, किधर लगाया, घंटा फर्क नहीं पड़ता है, वो नहीं हो ना। तुमको डायरेक्शन बताना पड़ेगा कि सेंस बनाने के लिए। जैसे कि अगर मैं स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल दूं, इसका एग्जांपल होगा डिस्टेंस। अब मैं बोलूं, मान लो मैंने तुम्हारा लोकेशन पता कर लिया, अब मैंने बोला अब मुझे तुम्हारा लोकेशन पता चल गया, अब मैं वहां आ रहा हूं, तो तुम पूछोगे कि कितना दूर हो तुम हमसे, तो मैं क्या बोलूंगा 30 किलोमीटर। मैं क्या बोलूंगा 30 किलोमीटर। अब उस टाइम थोड़ी ना तुमको डायरेक्शन पता करना है कि नॉर्थ से आ रहे हो कि साउथ से आ रहे हो। मैं बोल दिया 30 किलोमीटर, मैं तुमसे 30 किलोमीटर दूर हो। अब वो किधर से भी हो सकता है, उस टाइम हमको डायरेक्शन देने का ज़रूरत नहीं है। 30 किलोमीटर जहाँ से भी 30 किलोमीटर होगा, उस टाइम तुमको वो सेंस बनाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन नहीं चाहिए सेंस बनाने के लिए, बस मैग्नीट्यूड ही काफ़ी है। जैसे कि टेम्परेचर, मैं बोल दूँ टेम्परेचर, अगर मैं बोलूँ टेम्परेचर कि 30 डिग्री सेल्सियस है, तुम क्या बोलोगे, ओह मेरा बॉडी का नॉर्थ की तरफ 30 डिग्री सेल्सियस है। नहीं, 30 डिग्री मतलब उसमें सेंस नहीं बनाना चाहिए डायरेक्शन। जहाँ पर बस मैग्नीट्यूड सेंस बनाता हो, उस टाइप का क्वांटिटी को बोला जाता है स्केलर क्वांटिटी, जहाँ पर बस मैग्नीट्यूड सेंस बनाता हो, डायरेक्शन नहीं। और यहाँ पर जहाँ पर तुम्हारा दोनों मिल के सेंस बनाए, जैसे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। जैसे डिस्प्लेसमेंट भी एक एग्जाम्पल है। यहाँ पर जैसे कि एक बॉडी है ए की तरफ और बॉडी मूव किया बी की तरफ एकदम सीधा, तो तुम बोलोगे किस तरफ। मैंने बोला ये ट्रैवल किया 10 किलोमीटर, मतलब सीधा ट्रैवल किया, किस तरफ ट्रैवल किया, थोड़ा सेंस बनाना चाहिए। अब मैं डिस्टेंस बोलूँ तो डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पार्ट ट्रैवल बाय द बॉडी, वो किधर भी हो सकता है, जहाँ से भी आओ 30 किलोमीटर ही होगा। पर यहाँ पर अगर मैं बोलूँ डिस्प्लेसमेंट, वो किधर से आ रहा है, मान लो नॉर्थ की तरफ, साउथ की तरफ, ईस्ट से या वेस्ट से, कहीं से भी आ सकता है। कोई एक डायरेक्शन होना चाहिए। जैसे कि ये डिस्प्लेस किया ए से लेके बी, नॉर्थ की तरफ, वहाँ सेंस बनाना चाहिए। ठीक है, तो अब आगे बढ़े तो फोर्स का यूनिट में आते हैं। किस में आते हैं, फोर्स का यूनिट में। तो देखो, यूनिट याद करने से पहले तुमको एक मस्ट चीज़ बोलूँगा कि तुमको फॉर्मूला आना चाहिए। क्या आना चाहिए, फॉर्मूला मस्ट है, फॉर्मूला आना चाहिए। अब यहाँ पर हम निकाल रहे हैं फोर्स का यूनिट, तो मस्ट इम्पॉर्टेंट है फोर्स का फॉर्मूला आना चाहिए। और फोर्स का फॉर्मूला क्या है, सबको पता होगा, अभी अभी हम लोग ने किया। फोर्स है हम लोग का माँ, क्या है, माँ। ठीक है, तो पहला इसका हम एसआई यूनिट निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एसआई यूनिट। तो अगर एसआई यूनिट निकालूं तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का क्या होता है, केजी, इंटू एक्सेलरेशन का क्या होता है बेटा, एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब ये दोनों को मिला के क्या लिख दूंगा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसे हम बाद में इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये हम लोग का हो जाएगा न्यूटन। क्या बन जाएगा, न्यूटन। ठीक है, ठीक है। तो अब दूसरा होगा जो हम लोग करेंगे, वो होगा सीजीएस यूनिट। कौन सा यूनिट, सीजीएस। ठीक है, जिसमें फिर से फॉर्मूला चाहिए रहेगा। फॉर्मूला इज इक्वल, मतलब फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब फिर से मास,
अगर तुम सीजीएस में लिख रहे हो, अगर तुम सीजीएस में लिख रहे हो, मास का सीजीएस यूनिट क्या होता है? ग्राम। मास का क्या होता है? ग्राम। एक्सेलरेशन में क्या होता है? यहाँ पर अगर एसआई में मीटर है तो सीजीएस में क्या बन जाएगा? वो सेंटीमीटर। क्या बन जाएगा? सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर, और सेकेंड का सेकेंड ही रहता है, और तुम्हारा आ जाएगा ग्राम। सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर, जो कि बाद में ये क्या बन जाता है? हम लोग क्या बोलते हैं इसको? डाइन। अरे भाई वो उल्टा पैर वाला डाइन नहीं, ये फिजिक्स वाला डाइन है, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं हम? डाइन, जिसे हम यही लिख के ही रिप्रेजेंट करते हैं। कोई दूसरा वर्ड नहीं है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, हमें डाइन ही लिखते हैं। न्यूटन के लिए एन, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? ये दोनों का रिलेशन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? रिलेशन। एसआई और सी, मतलब न्यूटन और डाइन का रिलेशन। रिलेशन बिटवीन, ये शॉर्टकट लिखा है मैंने बिटवीन का, बिटवीन न्यूटन एंड डाइन, ठीक है। अब ये रिलेशन के लिए भी क्या चाहिए भाई? फॉर्मूला चाहिए। फॉर्मूला मस्ट है भाई ये सब के लिए। अगर मैं फॉर्मूला लिखूं, वो हो जाएगा फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये फोर्स हम लोग का क्या होता है? न्यूटन। मास क्या होता है? पहले मैं एसआई में लिखूंगा 1 kg, पहले हमको निकालना है 1 न्यूटन। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है? ये 1 न्यूटन फोर्स का मतलब क्या होता है? जब 1 kg ऑफ मास, कोई बॉडी है जिसका मास 1 kg है, वो मूव कर रहा है, मतलब एक्सेलरेट कर रहा है, कितना मीटर पर सेकेंड से? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तब 1 न्यूटन फोर्स प्रोड्यूस होता है, ठीक है। पर हमको क्या करना है? न्यूटन और डाइन का रिलेशन निकालना है। चलो एक तरफ तो न्यूटन मिल गया, अब एक तरफ हम क्या करते? डाइन लाते। और डाइन आएगा कब? सीजीएस में। किस में आएगा? सीजीएस में। तो हम इसको क्या करेंगे? सीजीएस में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg का मतलब क्या होता है? 1000 ग्राम इंटू 1 मीटर। हमको सेकंड को नहीं लिखना है, बस मीटर को देखना है। 1 मीटर मतलब क्या होता है? 100 सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर, जो बन जाएगा 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर, जिसे हम क्या लिख सकते हैं? 1 न्यूटन। एक्सपोनेंट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं इसको? 10⁵, और इसे हम क्या लिख सकते हैं? डाइन, ठीक है। ये सब चाहिए रहेगा भाई दूसरा लेक्चर में, जब हम आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ये सब चाहिए रहेगा, सब चाहिए हमको, सब लाएंगे हम, सब ये सब टॉर्क में, रोटेशन, सब में चाहिए भाई। तो हम अभी से कर रहे हैं। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन, ठीक है। तो ये तो निकल गया फोर्स का यूनिट। अब हम निकालते हैं ग्रेविटेशनल यूनिट। क्या निकालेंगे? ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स निकालेंगे। अब यहां भी हमको क्या चाहिए? फिर से फॉर्मूला। क्या चाहिए? फॉर्मूला, ठीक है। तो अगर मैं निकालूं फॉर्मूला, तो यहां पर हो जाएगा तुम्हारा जो फॉर्मूला होगा F इज इक्वल टू M इंटू जी। अब सर फॉर्मूला तो A था, G कैसे बन गया? अरे जब ग्रेविटेशनल यूनिट आता है तो जो फोर्स, जो एक्सेलरेशन हो रहा है वो ग्रेविटी के कारण से हो रहा है। दो तरह का एक्सेलरेशन होता है। एक जो हम ऐसे दौड़ते हैं, यहाँ पर एक्सेलरेशन हो रहा है, ए वाला एक्सेलरेशन जो हम लोग का बॉडी से निकलता है ऐसे, जैसे मैकेनिकल फोर्स से, ऐसा वाला एनर्जी, ऐसा मस्कुलर फोर्स जिसके कारण से एक्सेलरेशन हो रहा है। पर ये जो एक्सेलरेशन हो रहा है वो फ्री फॉल के कारण से हो रहा है। सर ये फ्री फॉल क्या होता है? अरे भाई स्काई डाइविंग वाला वीडियो देखे हो ना, जहाँ से एरोप्लेन से, हेलीकॉप्टर से जंप करते हैं और आराम से धीरे से एकदम फुल स्पीड में गिरते हैं, स्पीड बढ़ाते हुए। जैसे कि अगर मैं ये पेन ले लूँ, और यहाँ से इसको छोड़ दूँ तो क्या हो जाएगा? ये गिरा। क्यों गिरा? ड्यू टू द ग्रेविटी। अब जब ये गिरता है, और जब ये गिरता है तो उस समय इसका स्पीड इंक्रीज होता है। क्या होता है? स्पीड
इंक्रीज होता है। अब वो इंक्रीज ऑफ स्पीड जब होता है ड्यू टू ग्रेविटी, उसे बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये जी का मतलब होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, ठीक है। तो हम अब इसका यूनिट लिखेंगे। एसआई में इसे लिखा जाता है, इसे बोला जाता है 1 kg एफ ऑफ फोर्स, मतलब 1 किलोग्राम ऑफ फोर्स, 1 किलोग्राम ऑफ फोर्स। ठीक है, तो चलो इसको कन्वर्ट करते हैं। जो फोर्स इज इक्वल टू m इंटू जी, तो मास कितना होगा 1 kg इंटू जी कितना होगा। अरे सर जी तो आपने अभी अभी बोला था मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे नहीं भाई, हमको जी का वैल्यू पता है ना, वो तो सबको पता है भाई, बचपन से पढ़ा जाता है कि जी का वैल्यू कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतना होता है। तो अगर हम इसको लिखेंगे तो कितना होगा 9.8 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ लिखेंगे फोर्स को 1 kg F, और यहाँ हो जाएगा 1 kg F। ठीक है, तो ये जो 1 kg F होगा वो बराबर हो जाएगा 9.8, और इसे क्या लिख सकते हैं न्यूटन। क्या लिख सकते हैं न्यूटन। ठीक है, क्या हुआ, तो ये जो 1 kgf बराबर होगा 9.8 न्यूटन के बराबर। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा एसआई में। अब सीजीएस में क्या बोला जाता है इसको, अगर सीजीएस में करें तो इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है जीएफ, जो होता है 1 ग्राम ऑफ फोर्स। ठीक है, 1 ग्राम ऑफ फोर्स। तो इसका भी फॉर्मूला लिखते हैं, फोर्स इज इक्वल टू m इंटू जी। अब फोर्स में लिखते हैं 1 GF इज इक्वल टू मास होता है 1 ग्राम, मास होता है 1 ग्राम, और जी का वैल्यू कितना होता है। अरे सर आपने अभी अभी बोला 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अभी लगेगा भाई तुमको, ये मीटर में है और सीजीएस में क्या होता है सेंटीमीटर, तो तुमको ये मीटर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा सेंटीमीटर। चलो यहाँ करके दिखाता हूँ तुमको। तुमको क्या पता है 1 मीटर मतलब कितना होता है 100 सेंटीमीटर, तो 9.8 मीटर कितना हो जाएगा 9.8 इंटू 100, जो बन जाएगा 980 सेंटीमीटर। तो यहाँ जो लिखा जाएगा तुमको वो होगा 980 सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि सेकेंड सेकेंड ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, वो हर के लिए सेकेंड होगा, हर टर्म में सेकेंड ही होगा। तो ये बन जाएगा 980 ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 1 GF। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 1 GF इज इक्वल टू 980 डाइन। ठीक है, तो ये आ गया तुम्हारा डाइन में। 1 GF मतलब होता है 980 डाइन। क्या होता है 980 डाइन। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा ग्रेविटेशनल यूनिट। अब आगे बढ़ने से देखो हम क्या आएंगे टाइप्स ऑफ फोर्स। टाइप्स ऑफ फोर्स, कितना टाइप का फोर्स होता है सर, 2 ही तो टाइप का होता है, एक होता है कांटेक्ट, एक होता है कांटेक्ट और एक होता है नॉन कांटेक्ट। ठीक है, एक होता है कांटेक्ट और एक होता है नॉन कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, तो ये कांटेक्ट फोर्स मतलब कब होता है, जब 2 बॉडी टच कर रहे हो एक दूसरे को, और जब टच करने के बाद फोर्स एक्सर्ट करते हो, जैसे कि मान लो ये बॉडी आ रहा है ऐसे करके मारा इसको, तो ये हुआ कांटेक्ट फोर्स।
ठीक है, जब बॉडी एक दूसरे को टच ना कर रहे हो तब भी फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, उसे बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। जैसे कि मून अर्थ का एकदम उसका गोल चक्कर लगाता है, क्यों चकाता है, मतलब क्यों लगाता है वो चक्कर, वो क्यों दूर नहीं जाता है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। अब थोड़ी ना उसको रस्सी से बांध के ऐसे घुमा रहा है अर्थ, मतलब वो जो टच नहीं कर रहा है पर भी वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण से वो मून दूर नहीं जा रहा है, वो उसका आसपास घूमे ही जा रहा है, घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी विदाउट टचिंग। वो मतलब वो होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। मैग्नेट, जब दो मैग्नेट को पास लाते हो तो क्या होता है, अचानक टच कर लेता है, वहाँ पर फोर्स एक्सर्ट होता है कि वो एकदम एक ही बार में एक थोड़ा डिस्टेंस में आने के बाद वो अट्रैक्ट करता है, वो टच नहीं कर रहा है पर भी वो उसको अट्रैक्ट कर रहा है, इसे बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। और कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, जैसे कि ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, रब करो रब करो रब करो रब करो रब करो रब करो, जब ये इसे बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। और फ्रिक्शन फोर्स की वजह से क्या प्रोड्यूस होता है, हीट। क्या प्रोड्यूस होता है, हीट। ठीक है, और मस्कुलर फोर्स, जैसे कि मैं इसको पकड़ कैसे दम लगा रहा हूँ तो ये हो गया मस्कुलर फोर्स। और मस्कुलर फोर्स के लिए दो बॉडी को कांटेक्ट में होना जरूरी होता है। तो इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। When exerted EXER, बार मिस्टेक क्यों हो रहा है यहाँ पर, exerted between two bodies when they are in physically in touch। ठीक है, और एक होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स exerted between टू, ये शॉर्टकट है, हाँ शॉर्टकट, between टू bodies when they are not in physically in touch। इसका जो एग्जाम्पल हो वो होगा मैग्नेटिक फोर्स, एक होता है ग्रेविटेशनल, और एक होता है, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, और एक होता है मैग्नेटिक, ग्रेविटेशनल, और एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, ये तीन होता है तुम्हारा। और यहाँ पर होता है तुम्हारा मस्कुलर, जो मसल से निकलता है, और एक होता है मस्कुलर फोर्स, एक होता है फ्रिक्शन फोर्स, और एक होता है मैकेनिकल फोर्स। ठीक है, ठीक, तो ये होता है टाइप्स ऑफ फोर्स, एक कॉन्टैक्ट, एक नॉन कॉन्टैक्ट। और कॉन्टैक्ट में होता है तुम्हारा मस्कुलर फोर्स, मैकेनिकल फोर्स जो मशीन से निकलता है, फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन द टू सरफेस, और एक होता है मैग्नेटिक फोर्स, एक होता है ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो आगे बढ़ते हैं, जो होगा मोशन। अब ये मोशन क्या है, जब कोई एक बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग अपना पोजीशन चेंज करे, जैसे कि मैं और तुम, अगर मैं थोड़ा सा पास आऊँ तो क्या होगा, हम दोनों का बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और फिर मैं दूर जाऊँ तो फिर डिस्टेंस बढ़ जाएगा। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, पोजीशन चेंज कर रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू यू एंड विद द बोर्ड, और जो भी यहाँ आसपास जो भी चीज़ है उसके रेस्पेक्ट में अपना पोजीशन चेंज कर रहा हूँ, तो उसे बोला जाता है मोशन। तो मोशन लिखने से तुम्हारा जो होगा, व्हेन अ बॉडी चेंज
its position with respect to surrounding. When a body changes its position with respect to the surrounding, उसे बोलते हैं मोशन. अब ये मोशन क्यों होता है? ड्यू टू फोर्स. It occurs ड्यू टू फोर्स. ठीक है. और अब तुम्हारा सिलेबस में कितना टाइप का फोर्स है जो हम पढ़ेंगे? वो होता है, वो है दो. एक है लीनियर और एक है रोटेशनल मोशन. ठीक है, तो लिखते हैं. एक है तुम्हारा जो टाइप्स होगा वो होगा लीनियर या ट्रांसलेशन मोशन भी बोल सकते हैं. और एक है रोटेशनल मोशन. ठीक है. अब ये लीनियर मोशन मतलब क्या होता है? जब कोई बॉडी एक स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल कर रहा हो, मतलब एकदम सीधा ट्रैवल कर रहा हो, तब उसे हम बोलते हैं लीनियर. अब ये रोटेशनल कब बोला जाता है? अगर कोई बॉडी अपना खुद का एक्सिस में, मान लो ये मेरा एक्सिस है, अपना खुद का एक्सिस में ऐसे करके रोटेट करे, अपने ही एक्सिस में अपना रोटेट करे ऐसे करके. ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? रोटेशनल मोशन. ठीक है. अगर कोई बॉडी अपने ही एक्सिस में रोटेट कर रहा हो तो उसे बोलते हैं रोटेशनल मोशन. जैसे कि अर्थ अपने ही एक्सिस में रोटेट करता है, जिसके कारण से डे और नाइट कॉज होता है कि नहीं? पढ़े होंगे ज्योग्राफी में. तो अब इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं. व्हेन अ बॉडी ट्रैवल इन अ स्ट्रेट पाथ, तब बोलते हैं हम लीनियर मोशन. फॉर एग्जांपल ये बॉल है और मान लो ये गन है, जिससे क्या निकला? बुलेट, जो ट्रैवल करेगा एकदम सीधा. ठीक है, ये क्या है हम लोग का? बुलेट. और एक होता है व्हेन बॉडी रोटेट, ROTA, around its axis of rotation. रोटेशन, जैसे कि अर्थ, उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सा होता है? ये जो थोड़ा सा टिल्टेड रहता है, इसे क्या बोलते हैं? एक्सिस ऑफ जिसमें ये क्या करता है? रोटेट. क्या करता है? रोटेट करता है, स्पिन करता है. ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही. अब मिलेंगे हम दूसरे लेक्चर में और पढ़ेंगे टॉर्क. ठीक है, टॉर्क के बारे में पढ़ेंगे एकदम साथ मिलके लेक्चर नंबर 2 में. तो बाय बाय.